हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल इशू के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जो जनरली तैयारी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। कुछ स्टूडेंट्स तो इस बात में भी कंसर्न रहते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, क्या मैं टॉपर्स के नोट्स को प्रेफर करूं या मैं खुद के नोट्स बनाऊं? क्या मैं एनसीईआरटी से नोट्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं? बहुत सारी क्वेरीज नोट्स के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को रहती हैं, जिनमें से काफ़ी सारी क्वेरीज को आज मैं यहाँ पे हैंडल करने वाला हूं। देखिए, वैसे तो इट्स योर जर्नी, आप जैसे जर्नी में आगे बढ़ोगे आपको खुद ब खुद पता चलता रहता है कि कौन से नोट्स मेरे लिए काम कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम कर रही है। तो एक ही स्ट्रेटेजी सभी के लिए जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती है, डेफिनेटली हर केस में ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन अदर्स एक्सपीरियंस। सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं कुछ लोग जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, इस चीज के थ्रू गुजरे हैं, उनके थ्रू जो है उस सब का एक्सपीरियंस मिला के कॉमन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब इसमें से आपको कौन सी चीज आपके लिए अप्लाई होती है वो आप खुद ब खुद जब अपनी तैयारी करते हो तो वहां पे जा सकते हो। एक चीज और है, देखिए, आप चाहे 50 वीडियो देख लो, 100 वीडियो देख लो, हम हाउ टू अबाउट नो मेक नोट्स एंड ऑल दैट थिंग, लेकिन जब तक खुद आप बैठ के पढ़ोगे नहीं, जब तक खुद आप अपने हाथ में पेन लेके पेपर लेके नोट्स नहीं बनाने लगोगे, तब तक चीजें काम में आने वाली नहीं है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को 10-20 वीडियो देख लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कभी पेन उठाते नहीं है। सो दैट इज नॉट द केस। एट द एंड ऑफ द डे 1-2 वीडियो को देखिए जो आपको लगती है कि थोड़ी जेन्युइन है, आपको जेन्युइन सजेशंस मिल रही है, उसके बेसिस पे आप वहां से एक शुरुआत कर सकते हो। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी स्ट्रेटेजी को अपने प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग, अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हो। चलिए, देखिए, जब बिगिनर्स होते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी मोस्टली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सारे के सारे लगभग बिगिनर्स ही हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स लोगों को बताने की जरूरत नहीं, उनको ऑलरेडी सब कुछ पता ही होता है। बिगिनर्स लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि मुझे नोट्स में न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। शुड आई मेक नोट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी और नॉट? शुड आई मेक नोट्स ऑनलाइन फ्रॉम द ऑनलाइन सोर्सेज लाइक सम वेबसाइट्स और समथिंग? और कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि मुझे ऑफलाइन नोट्स बनाने चाहिए क्या, या जैसे मैं स्कूल में बनाता था नोटबुक लेके उस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, या फिर ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका यूज करके मुझे ये नोट्स बनाने चाहिए। इस तरह की भी बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे रहती है। कुछ स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि शुड आई मेक नोट्स फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स, जैसे आपकी लक्ष्मीकांत होगी, बिपिन चंद्रा होगी, स्पेक्ट्रम, ये सब रेफरेंस बुक्स हैं आपकी, है ना। यहां से मुझे नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, या फिर मैं ऑनलाइन नोट्स बनाऊं या ऑफलाइन नोट्स बनाऊं? तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन क्वेरीज जो मोस्टली हर स्टूडेंट्स के मन में होती है, वो जानने की कोशिश करता है। ठीक है, देखिए, यहां पे कई सारी वेरिएशंस होती हैं, कई सारी वेरिएशन इन द सेंस के क्या आप 2021 के लिए अटेम्प्ट ले रहे हो या 2022 के लिए अटेम्प्ट ले रहे हो? क्या अभी आपने सिर्फ प्रेपरेशन स्टार्ट की है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हो, आपका बेसिक लेवल कैसा है, क्या आपने एनसीईआरटीज वगैरह कवर कर ली हैं बेसिक्स, या फिर अभी आपने बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट नहीं किया है? बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग नोट्स बनाने की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नोट्स मेकिंग। देखिए, स्कूल में हम लोग नोट्स बनाते थे ना, टीचर से पढ़ के आते थे, नोटबुक में नोट बनाते थे, उसी से पढ़ते थे हम लोग, है ना। कॉलेज में भी हम लोग नोट्स बनाते थे। कुछ लोगों की आदत हालांकि कॉलेज में छूट जाती है, बट मोस्टली स्टूडेंट जो है कॉलेज में भी नोट्स बनाते हैं, क्योंकि नोट्स जब आप अपने हाथ से बनाते हो, जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, डेफिनेटली आप जब उसको पढ़ते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से उससे कनेक्ट कर सकते हो, आप ज़्यादा रिटेन कर सकते हो, बिकॉज आपने खुद से हाथ से लिखा हुआ है। तो वही सेम नोट्स मेकिंग जो प्रोसेस है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वही हम लोग जो है यहाँ पे भी करते हैं जब हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंस हैं जो नोट्स मेकिंग की होती है। पहली बात यह है कि देखिए, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है ना। चाहे आप करंट अफेयर देख लो, अपना जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ही वास्ट सिलेबस है। अगर सारे के सारे सिलेबस आप स्टैंडर्ड बुक्स और न्यूज़पेपर से अगर आप कवर करने लगोगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। नोट्स मेकिंग क्या करती है? नोट्स मेकिंग आपको, आप ना एक बेस्ट चीज उसमें से चूज करते हो, है ना, एक जिस्ट, उसकी समरी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो आप अपने नोट उस बुक्स में से उठाते हो और उस एक समरी को, उस एक जिस्ट को आप जो है किसी दूसरे पेपर के ऊपर लिखते हो। मतलब बाद में आपको उस बुक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसकी जिस्ट ऑलरेडी लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। सो यू डोंट नीड टू गो बैक
टू योर बुक्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज नाउ यू हैव योर नोट्स। तो आपका टाइम सेविंग करता है बहुत ज्यादा। नोट्स मेकिंग होता है, आपका टाइम सेव होता है, बिकॉज यू डोंट नीड टू रेफर योर बुक्स अगेन एंड अगेन। कंसोलिडेशन ऑफ कंटेंट हो जाता है। जैसे अब बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो यूपीएससी के लिए नहीं लिखी होती है, रेफरेंस बुक्स होती हैं, आप इधर उधर से उनको पढ़ते हो, न्यूज़पेपर से आप बहुत कुछ पढ़ते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हो, यूट्यूब से हेल्प लेते हो, बहुत सारे सोर्स ऐसे होते हैं जहां से आप जो है हेल्प लेते हो। लेकिन उन सारे के सारे सोर्स में पहली बात तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। अब उनमें से जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप पिक करके एक नोट्स को कंसोलिडेट करते हो। तो सारे की मार्केट में जितने भी सोर्सेज आपके पास हैं, सभी में से अच्छी अच्छी चीजें आप उठा के अपने एक नोट्स बनाते हो, सो दैट इन फ्यूचर यू डोंट नीड टू गो टू दो सोर्सेज अगेन एंड अगेन। कंसोलिडेट कर लिया आपने उसके एक ही जगह पे, है ना। अब कंसोलिडेट करने का मतलब यह है कि आप बाद में जब रिवीजन करने लगोगे तो आपको हर बार लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपके पास एक समरी फॉर्म में, एक बहुत ही कंसोलिडेटेड कंसाइज फॉर्म में आपके नोट्स हैं। तो आपकी जो रिवीजन है वो बहुत क्विक हो जाती है, बहुत फन हो जाती है ना। एग्जाम से पहले आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है, मेंस में तो आपके पास एक आध दीदी ने होता है, कई बार आपको 5-4 घंटे में ही रिवीजन करनी होती है किसी सब्जेक्ट की। तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आप लक्ष्मीकांत थोड़ी उठाओगे, स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ी उठाओगे, उसके लिए तो आप अपने नोट्स उठाओगे ना, जो समरी है, जो जिस्ट है, बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प फॉर्म में जो लिखा हुआ है। तो आपकी रिवीजन बहुत क्विक हो जाती है, फन वे में होती है क्योंकि आपने खुद अपने हाथ से लिखा हुआ है, कंसोलिडेट हो जाती है, बेटर कंटेंट अनाइलमेंट में, है ना। देखिए बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जो यूपीएससी के लिए नहीं लिखी होती है, लेकिन वहां से हम कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं क्योंकि वो चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ यूपीएससी के लिए लिखी होती हैं, वो तो चलिए ठीक है। लेकिन जो जैसे आपने मान लो राज्यसभा टीवी देखा, है ना, या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, अब ये यूपीएससी के लिए थोड़ी है, लेकिन वहां से भी आप कुछ कंटेंट उठाते हो ना, वो कंटेंट आप इस तरह से उठाते हो कि वो आपके यूपीएससी के सिलेबस के साथ अलाइन होता है ना। तो बेटर अलाइनमेंट के लिए भी आप नोट्स बनाते हो, ताकि आपको ये पता है कि ये मेरे जो नोट्स हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वाला कंटेंट है, फालतू कंटेंट नहीं है। तो एक बेटर अलाइनमेंट हो जाती है इस केस में आपके साथ, ठीक है। बेटर रिकॉलिंग एंड रिटेनिंग, देखिए इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि जब आप अपने हाथ से नोट बनाते हो तो आपकी रिटेनिंग पावर ज्यादा होती है, आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हो ना। स्कूल में भी टीचर्स हमें बोलते थे बेटा लिख लिख के याद करो, क्योंकि पता है लिखने से जो है वो जो मसल्स के थ्रू जो आपके दिमाग में जो मेमोरी जाती है ना, वो आपकी पक्की हो जाती है। तो रिटेनिंग पावर डेफिनेटली आपकी ज्यादा होती है, आप उसको एग्जाम में जब बैठते हो तो ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ओके, और अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हो तो देखिए, और या ऑफलाइन भी बनाते हो उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन वाले केस में थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता है ये। अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हो, जैसे हमने करंट अफेयर पढ़ा, वो आर्टिकल से आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के डाल दिए, तो आप उसको इजीली सर्च कर सकते हो। आपको सिर्फ वहां पे सर्च बॉक्स में जाना है, उसको टाइप करना है और वो आपके सामने होता है। जैसे मान लो आपने ज्योग्राफी के नोट्स बना रखे हैं, ज्योग्राफी में आपने जियोमॉर्फोलॉजी के नोट्स बना रखे हैं, अब आपको पता है कि वो जियोमॉर्फोलॉजी के नोट्स मेरे वहां पे हैं, आप इजीली जाके उसको सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वही स्पेसिफिक टॉपिक अगर बुक से रेफर करना पड़ेगा तो कई सारे सोर्स आपको देखने पड़ेंगे, है ना। तो बेटर सर्च कर सकते हो आप चीजों को, इससे आपका टाइम बचता है, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। और जब अपने हाथ से खुद आप नोट्स लिखते हो तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इंप्रूव होती है, बिकॉज आपने खुद हाथ से लिख रहे हो, खुद समझ के लिख रहे हो उसको, है ना। तो आपकी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होती है, बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि जब आप नोट्स में डायग्राम वगैरह बनाते हो, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, वो सब बनाते हो, वही चीज आपके एग्जाम में भी अप्लाई होती है। सो आपकी आंसर राइटिंग जो है वो इंप्रूव होती है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट जो आपको नोट्स बनाने के लिए होते हैं, और इसलिए आपको नोट्स बनाने चाहिए। आपको लाखों में कोई एक ऐसा आदमी मिल सकता है जो बोलेगा कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसे मिलते हैं लोग, ठीक है। लेकिन उन लोगों पे हम लोगों ने ना तो बिलीव करना है और ना ही उनके पाथ को फॉलो करना है। हम लोग उस पाथ के थ्रू जाएंगे जो वेल टेस्टेड है और जो मेजोरिटी लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और जो हमारे लिए इजी भी होता है। तो इसलिए नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाने से पहले कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी चाहिए। नोट्स बनाने से ऐसा नहीं है कि आज पहले दिन आपने पढ़ना शुरू किया, आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाई और आपने जो है नोट्स बनाने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप 6th क्लास की या 7th 8th की एनसीईआरटी उठाओगे, आपको हर लाइन इंपॉर्टेंट लगेगा, आप हर लाइन को जो है रिप्रोड्यूस कर दोगे। आपको यह भी नहीं पता कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है।
जब आप देखिए, जब शुरू शुरू में आते हैं, आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हो द हिंदू का, उसमें एडिटोरियल में आपने खोला, आपको लगता है यार हर लाइन मेरे एग्जाम के लिए है। अगर आप न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हो तो आप हर लाइन बनाने लगोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगर अपने नोट्स को क्रिस्प बनाना है, कंसाइज बनाना है, तो कुछ चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर सिलेबस। तो आपका जो सिलेबस है ना, जीएस पेपर 1 2 3 4, आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए, आंख बंद करी और सिलेबस आपके सामने, हर चीज आपके सामने सिलेबस की, आपके दिमाग में घुसा होना चाहिए आपका सिलेबस। क्यों? जब भी आप कोई भी बुक रेफर करो या कोई भी सोर्स रेफर करो, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर कोई टॉपिक वहां पे है, आपको तुरंत पता होना चाहिए, कनेक्शन बनना चाहिए कि ये तो टॉपिक मेरे सब सिलेबस के इस पार्ट से रिलेटेड है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना। ओनली देन यू कैन मेक योर नोट्स। तो पहले तो आपका सिलेबस, सिलेबस आपके लिए ना एक गाइडिंग लाइट होती है। आपको कहीं रास्ते पे जाना है, कहीं मंजिल पे जाना है, देर इज अ गोल फॉर यू, उस गोल तक पहुंचने के लिए दिस सिलेबस विल गाइड यू एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी आवर। आपको ये बताता रहेगा कि भैया ये फालतू चीज है, इसको मत पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ो। सो दैट इज वाई सिलेबस की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा यहां पे होती है। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। हर सिलेबस को आप डिवाइड करोगे, पॉलिटी वाले सेक्शन को अलग करोगे, सोसाइटी वाले सेक्शन को अलग करोगे, इंटरनल सिक्योरिटी को अलग करोगे, सोशल जस्टिस को अलग करोगे, आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी जो है अलग अलग डिविजन्स होती हैं, उनको अलग करोगे, सब टॉपिक्स को। जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर मैंने यहाँ पे किया, रिलीजन मैंने यहाँ पे किया, फिलोसफी मैंने यहाँ पे किया। तो हर टॉपिक और सब टॉपिक आपको पास ना सेपरेट चीज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेम्पल आर्किटेक्चर नोट्स बनाते बनाते बीच में जो है वो रिलीजन घुसा दिया, रिलीजन के नोट्स बनाते बनाते बीच में फिलोसफी वाले नोट्स घुसा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर टॉपिक और सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपके नोट्स होने चाहिए। तो ये तो कुछ चीजें हैं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और अपनी वीकनेस को पहचानो। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायग्राम बनाना शुरू से पसंद होता है, स्कूल कॉलेज से उनको पसंद होता है, तो वो डायग्राम बनाने में बड़ा बड़ा ना एक कंफर्टेबल फील होता है। तो डेफिनेटली वो डायग्राम अपने नोट्स में डायग्राम के थ्रू जो है कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायग्राम बनाना पसंद नहीं, उनको जो है मे बी हो सकता है फ्लो चार्ट बनाना पसंद हो। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको ना डायग्राम बनाना है ना फ्लो चार्ट बनाना है, उनको पॉइंट्स फॉर्मेट में ही लिखना पसंद हो, है ना। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे ही चले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो नोट्स आप किसके लिए बना रहे हो? खुद के लिए बना रहे हो ना, खुद की समझ के लिए बना रहे हो। तो जो चीज आपके लिए बेस्ट काम करती है, आप उसी चीज को यूज करो। यू शुड नो योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ, उसी के ऊपर डटे रहो। कुछ नई चीज सीखना होगा तो डेफिनेटली हम वो भी सीखेंगे इन फ्यूचर, जब हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। लेकिन नोट्स आपके लिए होते हैं, आप किसी और के लिए नहीं होते हैं। तो जो आपको लगे बेस्ट है आपके लिए, आप उस तरीके से समझ सकते हो, उसी तरीके का यूज करो। आपको लगता है फोंट बड़े लिखना है बड़े लिखो, छोटे लिखना है छोटे लिखो, बॉक्सेस बनाने हैं वो सब करो, डायग्राम बनाओ, फोटो बनाओ, ये वो करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो दैट इज योर स्ट्रेंथ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। अब ऐसा देखिए कुछ नहीं होता है कि कोई बोलेगा कि सर मुझे दिन में कितने घंटे नोट्स मेकिंग पे देने चाहिए, ऐसे भी क्वेरीज आती हैं। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप हो सकता है दिन में 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, कोई 7 घंटे पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है किसी की क्लासेस भी चल रही हो, कोई ऑप्शनल की तैयारी भी कर रहा हो सकता है कोई जॉब कर रहा हो, है ना। सबकी अलग अलग लाइफस्टाइल होता है, तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता, किसी के पास ज्यादा टाइम होता है, किसी के पास कम टाइम होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम यू नीड टू मैनेज योर अफेयर्स। ठीक है, जितना टाइम आपको लगता है आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि सारा टाइम आप नोट्स मेकिंग पे ही उसी पे खर्च कर रहे हो। पहले उस टॉपिक को पढ़ो, उसको समझो अच्छे से। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद यूपीएससी के सिलेबस के साथ उसको अलाइन करो कि यहां से कौन कौन सी चीजें मेरे सिलेबस में हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो है आप अपने नोट्स बनाने शुरू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अपने नोट्स को अलाइन करो। ठीक है, यूपीएससी के अंदर जो है कुछ खास टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से यूपीएससी जो है रेगुलरली क्वेश्चंस पूछता है। तो डेफिनेटली उस टॉपिक से नोट्स जो आपको बनाने हैं वो ज्यादा रेलेवेंट होने चाहिए, ज्यादा ना इंपॉर्टेंट होने चाहिए, तो वहां पे आप ज्यादा फोकस करोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपके पास हमेशा होने चाहिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप निकालो, उसका सिलेबस निकालो, फिर जो है उस टॉपिक को पढ़ो और उसके नोट्स बनाने शुरू करो। तो ये कुछ कंडीशन जो है आपको सेटिस्फाई पहले करनी पड़ेंगी बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। अब नोट्स कैसे होने चाहिए? कई स्टूडेंट्स का मैंने देखा है वो एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं, एक तरफ एनसीईआरटी खोल के रखते हैं, दूसरी तरफ रजिस्टर खोल के रखते हैं, जो भी एनसीईआरटी में पढ़ा उस एनसीईआरटी को लिख डाला। दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटली फ्यूटाइल,
है ना। यू डोंट नीड टू रिप्रोड्यूस दैट एनसीईआरटी और समथिंग, है ना। उसी को रिप्रोड्यूस करोगे तो क्या फायदा है। नोट्स का मतलब होता है क्रिस्प, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही शॉर्ट। अगर किसी पेज के अंदर 100 वर्ड्स हैं मान लो किसी बुक के अंदर, तो उस बुक में से आप जो है जीरो तो क्या ही होगा, मतलब कम से कम 10 से लेके 30 वर्ड्स के अंदर आपके पास नोट्स होने चाहिए, कम से कम 1/3 1/4। ठीक है, अगर पता चले कि बुक के अंदर 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपके नोट्स में 90 वर्ड्स आ गए, तो वो नोट्स नहीं है, वो तो फालतू का एक्सरसाइज हो गया, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, है ना। आपको लगता है कि चलो बना लिए, बहुत क्रिस्प होने चाहिए, बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा सेंटेंस लिखना है, उसको कोई ग्रामर व्रामर कुछ नहीं देखने यहाँ पे, आप उसको कीवर्ड की फॉर्म में लिखो, कीवर्ड की फॉर्म में लिखो। जैसे मान लो आपको लिखना है कि अभी सरकार ने जो है एग्रीकल्चर पे 3 बिल जो है वो प्रपोज किया, तो ऐसा नहीं लिखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड 3 न्यू बिल्स फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। फुल सेंटेंस, ग्रामेटिकल सेंटेंस, डिटेल्ड सेंटेंस आपको नोट्स में नहीं लिखने होते हैं, बहुत ही क्रिस्प कीवर्ड्स लिखने होते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखने होते हैं, बिकॉज उसको आपने किसी को दिखाना नहीं है ना, वो खुद की समझ के लिए है। तो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होने चाहिए। देखिए अभी स्लाइड्स को देखिए, बिल्कुल भी सेंटेंस पे मैंने ज्यादा फॉर्मेशन यहाँ पे फोकस नहीं कर रखा है, एकदम क्रिस्प सेंटेंस लिखे हुए हैं, बिल्कुल छोटे 2-2 3-3 लाइन के वर्ड, देखिए 2-3-4 वर्ड में जो है पूरा सेंटेंस मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे। बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब यह है जिस टॉपिक पे आप नोट्स बना रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपका कंटेंट होना चाहिए, है ना। अब ऐसा है, मान लो आप टॉपिक बना रहे हो एग्रीकल्चर बिल के बारे में और लिख डाला आपने क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, वो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक हो गया, है ना। तो जो टॉपिक पे नोट्स बना रहे हो, आपके जो नोट्स हैं वो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्रिस्प, ठीक है, शॉर्ट होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग स्कोप ऑफ डिटेलिंग देखेंगे, इसको भी मैंने सेपरेटली लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। कीवर्ड ड्रिवन होने चाहिए, मतलब जैसे कीवर्ड अगर आपने देखा तो आपको समझ में आना चाहिए क्या है। जैसे ही कीवर्ड आपने देखा, ठीक है, उसको समझ, जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर में आपने एक कीवर्ड लिख दिया रेन फेड। अब आपको यह लिखने की जरूरत नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल बिकॉज आर्टिफिशियल इरिगेशन इज नॉट अवेलेबल। ये बहुत ही डिटेल्ड सेंटेंस हो जाता है। अपने नोट्स के अंदर सिर्फ इतना लिखो, रेन फेड। रेन फेड आपके सामने आएगा, आप खुद समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत ही क्रिस्प, एकदम कीवर्ड ओरिएंटेड जो है आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। लिंकेज बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, लिंकेज बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। देखिए कहीं आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसा पूछता है, वो जैसे मान लो आपने एग्रीकल्चर ही पूछा, वो एग्रीकल्चर आपका पेपर 3 में भी पूछ सकता है, वो एग्रीकल्चर आपका पेपर 1 में भी पूछ सकता है, ज्योग्राफी वाले पार्ट से और इकोनॉमी वाले पार्ट से भी पूछ सकता है। तो आपको जो है लिंकेज भी बनाना आना चाहिए। लिंकेज, लिंकेज इन द सेंस, देखिए बुक्स में जो है सच लिंकेज नहीं होती है। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक नक्सलिज्म का एग्जाम्पल देता हूं। नक्सलिज्म, ठीक है, नक्सलिज्म वाला टॉपिक बेसिकली आप जो है आप पेपर 3 में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन आपको लिंकेज कैसे बनानी है, आपके नोट्स के अंदर लिंकेज कैसे बनानी है ताकि एक अच्छी सी स्टोरी बना सको, उसको प्रॉपर्ली समझ सको, ठीक है। ये इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी आप लिख सकते हो, इसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आप लिख सकते हो, इसका डेवलपमेंटल एस्पेक्ट आप लिख सकते हो, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आप जो है लिख सकते हो, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट भी आप लिख सकते हो, इसका है ना सोशल एस्पेक्ट भी आप लिख सकते हो, कल्चरल एस्पेक्ट भी आप लिख सकते हो। अगर ये चीज़ों की लिंकेज आपको समझ में आ गई ना, कोई भी टॉपिक अपने आप में आइसोलेटेड नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। एंड द डे यू आर एबल टू मेक दिस लिंकेजेस, समझ लो उस दिन आपकी तैयारी हो गई। तो आप अपने नोट्स को इसी तरह से बनाओगे, ठीक है, कि उसको अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उनके साथ लिंक करोगे। वो बुक्स में लिंक नहीं होता है, बुक्स में तो सेपरेट टॉपिक है, वो सेपरेट पढ़ा के आपको चला जाएगा। उसने ग्रीन रिवोल्यूशन का टॉपिक दिया, वो ग्रीन रिवोल्यूशन बुक में पढ़ा के आपको चला गया। लेकिन उस ग्रीन रेवोल्यूशन को आप कैसे इंक्लूड करोगे, कैसे रिलेट करोगे दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन को आप एग्रीकल्चर से रिलेट करोगे, ग्रीन रिवोल्यूशन को आप एनवायरमेंट से रिलेट करोगे, ग्रीन रेवोल्यूशन को आप सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड करोगे, ग्रीन रिवोल्यूशन को आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करोगे, ग्रीन रिवोल्यूशन को आप जो है उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ग्रीन रिवोल्यूशन से इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो कैसे रिलेटेड हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। ये जो लिंकेज है ना, लिंकेज ये आपको बुक नहीं देता है,
ये आपको अपने नोट्स में इस तरह से मेंशन करनी होती है ताकि जब भी आप अपने नोट्स पढ़ो ये लिंकेज आप बना सको, और जिस दिन आप लिंकेज बनाओगे किसी टॉपिक की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग उस दिन आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, टाइमलाइन बेस्ड आप बना सकते हो, जैसे हिस्ट्री के नोट्स कई स्टूडेंट बनाते हैं तो 1939 के बाद क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1947 तक, इंडिया के इंडिपेंडेंस तक बहुत सारी चीजें वहां पे हो रही थी, यानी कभी ये मिशन आ रहा था, कभी वो मिशन आ रहा था, कभी ये ऑफर आ रहे थे, कभी वो ऑफर आ रहे थे, बहुत सारा है ना वहां पे एकदम कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसको याद नहीं कर पाते हैं। तो जो ये ऐसी हिस्टोरिकल जो टाइम बेस्ड जो इवेंट्स होते हैं उनको आप जो है टाइम लाइन बेस्ड बना सकते हो। जैसे आपने ये मान लो लाइन बनाया 1939 यहाँ पे लिखा, 1942 में जी चलिए जी यहाँ पे ये मिशन आया था, 1944 में यहाँ पे ये ऑफर आया था, 1946 में ये मिशन बैठा था, यहाँ पे ये मीटिंग हुआ था, 1947 में ये एक्ट आया था। तो इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी जो है क्रिस्प, अगर टाइम लाइन बेस्ड अगर आपको चीज याद करनी है हिस्ट्री में भी, तो आप इस तरह से चीजें कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट रहता है, क्रिस्प रहता है और आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। बार बार आप अपने आप को याद दिलाया करो जब भी नोट्स बनाने बैठो कि ये सिर्फ आपके लिए है, आपने किसी और को बेचना नहीं है इनको। ठीक है, इंटीग्रेटेड नोट्स बनाओ। इंटीग्रेटेड मतलब ऐसे प्री और मेंस। ठीक है, क्योंकि मेजरली जो आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, है ना, ये आपके प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, मेंस का पार्ट है, एथिक्स वाला पार्ट हो गया। लेकिन आप अगर मेजोरिटी चीज़ों को देखो 60-70% जो है प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है। उनकी अप्रोच में फर्क होता है। वो जब भी आप नोट्स बनाने बैठो तो एक इंटीग्रेटेड नोट्स बनाओ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस नोट्स में जो है प्रीलिम्स के लिए मुझे ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मेंस के लिए ये मुझे पढ़ना है। ठीक है, इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। तो ये आपके नेचर होना चाहिए नोट्स का, कीवर्ड ड्रिवन होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, लिंकेज बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब बनाए कैसे, ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो रजिस्टर लेके बनाते हैं, है ना, वो लाइन वाला रजिस्टर जो प्रॉपर नोटबुक होती है आपकी, वह नहीं बनाना है। नोट्स जब भी आप बनाओ तो लूज शीट लेके बनाओ, A4 साइज का जो ब्लैंक व्हाइट पेपर होता है उसके ऊपर बनाओ। उसमें देखिए जो एक्स्ट्रा शीट्स ऐड करने का बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है ना, कभी भी आपको एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, प्लस माइनस करना है, आप उसको कर सकते हो। लेकिन रजिस्टर के अंदर आप पेज फाड़ के उसके अंदर ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना। तो वो पेज आप उसको करो, वहां पे आप पेज नंबर दो 1 2 3 4 5, ताकि वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए। तो आपको ये करना चाहिए। ऑनलाइन नोट्स अगर पॉसिबल हो, अगर आप कंफर्टेबल हो, तो ऑनलाइन नोट्स आप बना सकते हो, स्पेशली करंट अफेयर के लिए। देखिए होता क्या है, पता चले आप आज आपने बनाना शुरू किया और 3 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर आप ऑफलाइन नोट्स अपने ढूंढने बैठोगे, आपको मिलेगा नहीं, है ना। आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत खराब हालत में होगा, खराब हालत में भी होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने 3 साल पहले क्या बनाया था, क्योंकि ये जर्नी किसी किसी के लिए बहुत लंबी हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हो तो आप उसको इजिली सर्च कर सकते हो, आपने किसी भी डिवाइस के साथ, मोबाइल में, लैपटॉप में, आईपैड में, जहां मर्जी आप उसको सर्च कर सकते हो इजिली। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो कम से कम करंट अफेयर के नोट्स आप जो है ऑनलाइन बना सकते हो। बहुत सारी ऐप्स आती हैं, जैसे वन नोट करके एक बहुत शानदार ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की है। एक जो ऐप आती है एवर नोट करके एक बहुत शानदार ऐप आती है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो कुछ ऐप्स जो आती हैं, गूगल डॉक्स आप यूज़ कर सकते हो, गूगल डॉक्स की ऐप आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप करंट अफेयर की चीज़ें वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि आप जो है करंट अफेयर मान लो किसी मैगजीन से कुछ आपने ऑनलाइन पढ़ा, कोई किसी की कोचिंग की वेबसाइट पे जाके आपने कुछ डेली एमसीक्यूज देखे, या वहाँ से कुछ डेली कंटेंट पढ़ा, पीआईबी की वेबसाइट पे आपने जाके कुछ देखा, है ना, तो वहाँ से तो आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके ईजिली यहाँ पे कर सकते हो, है ना, क्योंकि कंफर्टेबल रहता है आपके लिए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज करने के बहुत ज्यादा, तब आप ऑफलाइन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी एक ऑफलाइन की जो एक कॉपी है वो भी आप अलग से रखिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, वो भी आप अपने जो है गूगल ड्राइव वगैरह पे रखो, ताकि कभी भी अगर उसको पढ़ना पड़े तो आप उसको इजीली अपने गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, है ना। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑनलाइन नोट्स बनाओ अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, डायग्राम और फ्लो चार्ट्स का आप यूज कर सकते हो। डायग्राम फ्लो चार्ट का डेफिनेटली आपको यूज करना भी चाहिए, बिकॉज फ्लो चार्ट के थ्रू आप बहुत ही क्रिस्प मैनर में चीजें लिख सकते हो, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी फिर बाद में आप जो है मेंस के आंसर में भी करते हो। जब मेंस का आंसर लिखते हो तो वहां पे भी डायग्राम फ्लो चार्ट का यूज करते हो। तो इट्स बेटर कि आप अपने नोट्स मेकिंग में इन चीजों का यूज करो, क्योंकि आप अगर आप इनको नोट्स मेकिंग में चीज़ों का यूज करोगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे, ये आपके अंदर से नेचुरल आएगा। अगर आपने लाइफ में कभी फ्लो चार्ट नहीं बनाया है और मेंस के अंदर क्वेश्चन आ गया, अगर आप सोचोगे कि मैं वहां पे बैठ के इम्प्रोम्प्टू अगर मैं डायग्राम बनाने लगूं, फ्लो चार्ट बनाने लगूं, आप कभी भी नहीं बना पाओगे।
अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर आपके अंदर वो नेचुरली नहीं आता है, तो आप उसको कभी भी नहीं बना पाओगे। इसीलिए जब आप नोट्स मेकिंग करते हो तो वहां पे इनको करने की कोशिश करो। शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, वो बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ते सीधा सा समझ में आ जाएगा कि यहाँ के अंदर फ्लो चार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा तो किस तरह से बनेगा। ठीक है, टेबल्स का यूज करो, पॉइंट्स का यूज करो, सिंबल्स का यूज करो, ये सारी की सारी चीजें ना एकदम क्रिस्प मैनर में होनी चाहिए, एकदम क्रिस्प मैनर में होनी चाहिए, है ना, ताकि इन चीजों को देखते ही आपको चीजें समझ में आने लगें। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हो। अब क्वेश्चन आप यहां से कई स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर मुझे एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, मुझे न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, है ना, जो मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ता हूं जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, वहां से नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। देखिए, आप नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नोट्स आप इस तरह से बनाओ कि जो जिस भी मटेरियल से आप नोट्स बना रहे हो उसकी समरी आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एनसीईआरटी के नोट्स बनाने लगो तो पूरी एनसीईआरटी ही आपने कॉपी पेस्ट कर डाला, है ना। लेकिन और आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ने बैठे तो पहली बार कभी नोट्स मत बनाओ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ते हो आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, मुझे हर चीज के नोट्स बनाने चाहिए। उसको पहले 1 2 3 बार पढ़ो, उसको यूपीएससी के सिलेबस से अलाइन करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये पार्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से मुझे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तब जाके आप उस चीज को करिए। आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास खूब सारा टाइम है। अब देखिए, वो 6th 7th एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बनाना है तो आप 11th 12th के स्टैंडर्ड के नोट्स बना सकते हो। आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, आपका पॉलिटी हो गया, आप उसके लिए बना सकते हो। लेकिन वो 11th 12th स्टैंडर्ड का मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। वो 6th 7th स्टैंडर्ड की क्लास का कोई बनाने का उसका मतलब ऐसा है नहीं, क्योंकि आपने उसको 1 2 बार ही पढ़ना है लाइफ में, उसको दोबारा आपने रेफर करना नहीं है, क्योंकि आपके पास क्लास नोट्स होते हैं, दूसरे नोट्स होते हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। आप नोट्स को बनाइए, लेकिन क्रिस्प मैनर में बनाओ, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाओ, कंसाइज फॉर्म में बनाओ, कीवर्ड ड्रिवन होने चाहिए। ठीक है, अब करंट अफेयर की बात है। जैसे करंट अफेयर में बात करो, जैसे मैं अगर यहां पे बात करता हूं, जैसे मान लो मैंने जुडिशरी की बात किया, ठीक है, अगर मैंने जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूं तो जुडिशरी आपके लक्ष्मीकांत के अंदर कवर हो जाता है ना। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी स्टैटिक पार्ट जहां पे सारी चीजें होती है, लेकिन जो जुडिशरी के अंदर भी ना कुछ चीजें जो है काफी डायनामिक हैं, है ना। कुछ लैंडमार्क जजमेंट अगर आता है तो वो आपको पता होना चाहिए। अब वो लैंडमार्क जजमेंट लक्ष्मीकांत में तो नहीं है, मान लो पिछले हफ्ते कोई जजमेंट आया है, वो तो करंट अफेयर का पार्ट होगा आपका। तो आपको क्या करना है, जो आपका स्टैटिक पार्ट है उसके जो आपने नोट्स बनाए हैं कंसाइज, देखिए नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उस नोट्स को बनाने के बाद आपको वो बुक हार्डली रेफर करनी पड़े। नोट्स बनाने का मतलब ही यही है ना कि आपके बुक्स ना पढ़नी पड़े बार बार। अगर नोट्स बनाने के बाद भी बार बार लक्ष्मीकांत खोलनी पड़ रही है, फिर कोई मतलब नहीं है उन नोट्स का, फिर वो फालतू के नोट्स हैं। नोट्स इस तरह से बनाओ कि वो जो जहां से आप बना रहे हो वो आप उसको समझ सको। ठीक है, तो जैसे मान लो जुडिशरी वाला मैंने एग्जांपल दिया, आप इसके स्टैटिक पार्ट का नोट्स बना रहे हो अपने हिसाब से। अब इसका करंट अफेयर में भी बहुत एक्टिविटी होती रहती है, जुडिशरी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये बहुत डायनेमिक सी चीजें हैं ना, बहुत इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, आरबीआई, ये सब है ना, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, बहुत डायनेमिक पार्ट है। लेकिन साथ के साथ ये स्टैटिक पार्ट भी है। तो आप एक ऐसा स्कोप रखिए कि उस स्टैटिक पार्ट के साथ साथ ये डायनेमिक करंट अफेयर के नोट्स भी आप साथ में लेके चलो क्रिस्प मैनर में, ताकि बाद में फ्यूचर में आप एक कंसोलिडेटेड नोट्स बना सको, उसके स्टैटिक पार्ट्स के नोट्स प्लस करंट अफेयर वाले नोट्स, और आपके पास एक कंसोलिडेटेड इंटीग्रेटेड नोट्स हो जाने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ताकि एग्जाम से पहले जब भी आप रिवीजन करो तो आपके सामने दोनों चीजें हों, है ना। और ऐसा नहीं है कि जब आप जुडिशरी के नोट बनाने लगो तो 3 4 पेज में नोट्स ही बना रहे हो जुडिशरी के। भैया एक टॉपिक के लिए 1 पेज काफी है, एज लॉन्ग एज वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो 1 पेज के लिए, कोई भी टॉपिक आप यूपीएससी का उठा के देख लो, 1 पेज और मैक्सिमम 2 पेज मोर देन एनफ होते हैं। 2 पेज भी मैं बोल रहा हूं जब भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, अदरवाइज 1 पेज में, आधे पेज में आपके नोट्स उस टॉपिक के बारे में आ जाने चाहिए, क्योंकि आपने रिवीजन करनी है। आपने नोट से पढ़ के कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं करनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। वहां से आप सिर्फ कीवर्ड को देखोगे और उस चीज को रिलेट करोगे, उसको समझोगे। ठीक है, अवॉइड अननेसेसरी टॉपिक्स।
अवॉइड अननेसेसरी टॉपिक्स। देखिए न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत सारी फालतू चीज़ें आती हैं, आपको अननेसेसरी टॉपिक्स को अवॉइड करना पड़ेगा करंट अफेयर के अंदर। अगर आप करंट अफेयर की हर चीज़ पढ़ने लगोगे, पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने लगोगे, फैशन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है ना, स्टॉक मार्केट में रोज रोज क्या हो रहा है, किसने किसको गाली दिया, वो सब अननेसेसरी चीज़ें हैं, वो आपको मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इशू का जानना चाहिए, इशू क्या है। जो भी इशू बेस्ड करंट अफेयर होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इशू बेस्ड जो होते हैं। तो अननेसेसरी चीजें आप यहाँ पे अवॉइड करोगे। धीरे धीरे जब तैयारी करने लगोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज रेलेवेंट है, कौन सी चीज यहाँ पे फालतू दे रखी है, ठीक है। कांस्टेंट अपडेटिंग करते रहो अपने करंट अफेयर के नोट्स की, क्योंकि अगले 1 साल 2 साल 3 साल आप जब तैयारी करोगे, है ना, तो अपने करंट्स के जो आप नोट्स बना रहे हो उसी के अंदर उसको अपडेट करते रहो, है ना। दैट इज द बेस्ट वे। और एट द एंड ऑफ द डे आपके जो स्टैटिक नोट्स थे, जैसे मान लो अपने लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रखे हैं, उसके साथ जो है करंट अफेयर के नोट्स को भी ऐड करो और आपके पास एक कंसोलिडेटेड नोट्स हो जाते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आपको लक्ष्मीकांत दोबारा ना पढ़नी पड़े, है ना। वो एक आपकी चीज हो जाती है। कोई भी एक न्यूज़पेपर करो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, एक पढ़ो, दो एक से ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है। और डेली करंट अफेयर आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से, है ना, वहां से जाके बहुत ही 1-2 लाइन में जो है आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और जब वो आप डेली नोट्स बनाते हो तो मंथली जो मैगजीन होती है उसके अंदर भी वो चीज़ें ऐड होती हैं, तो वहां से आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो भी देख सकते हो, कोई भी मंथली मैगजीन जो आती है। पीआईबी, पीआरएस और राज्यसभा टीवी ये बहुत बढ़िया सोर्स हैं, आप इनको जाके भी पीआईबी में कैसा रहता है कि देखो, जो पीआईबी के अंदर पीआरएस के अंदर होता है ना, वही चीज़ें आपकी मंथली मैगजीन में आपको मिलती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कई बार ऐसा होता है कि पीआईबी में कुछ चीज़ दी होती है, और क्योंकि जो मैगजीन्स होती हैं उनके पास लिमिटेड स्पेस होता है, तो हर चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं वो लोग, तो लेकिन पीआईबी में आप जाके सर्च जरूर किया करिए। पीआईबी का ऐसा रहता है, कभी कभी पीआई में 2-3 न्यूज़ आती हैं, और कभी कभी पीआई में 20 न्यूज़ भी आ जाती हैं, 20 न्यूज़, क्योंकि मान लो बजट के टाइम पे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होती हैं, है ना, तो उस टाइम पे ज़्यादा न्यूज़ आती हैं पीआईबी में। मंडे के दिन भी कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा न्यूज़ आती हैं, है ना, तो थोड़ा सा पीआईबी को देख लिया करो। राज्यसभा टीवी की जो डिबेट्स आती हैं, इनमें जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, तो उनके भी आप बहुत क्रिस्प फॉर्म में जो है नोट्स बना सकते हो। मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले राज्यसभा टीवी पे एक डिबेट चल रही थी इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप्स को लेके, इतने बढ़िया बढ़िया उसमें पॉइंट उन्होंने बताए थे कि आज तक मैंने वो पॉइंट कभी किसी बुक में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनको हर डायमेंशन का पता होता है। आप वहाँ पे सिर्फ जैसे मान लो बांग्लादेश इंडिया रिलेशनशिप के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में आता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आपने क्या लिखना है, सिंपल सा आपने यहाँ पे लिखना है कि जैसे मान लो कैटल कैटल स्मगलिंग, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। ऐसे बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि फ्रॉम बांग्लादेश ह्यूमन कैटल्स आर स्मगल्ड इनटू इंडिया थ्रू हिडन मेथड्स एंड जंगल्स एंड रिवर्स। अरे इतनी जरूरत नहीं है भैया, सीधा सा एक कीवर्ड लिखो, कीवर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने लिख दिया वाटर डिस्प्यूट, है ना, सीधा सा लिखो तीस्ता, फरक्का बैराज, बस ये देखते ही आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि नोट्स आपने खुद बनाए हैं, आपने पढ़ के बनाए हैं, है ना। बहुत ही क्रिस्प होने चाहिए। और कोई भी आप आके एक मंथली मैगजीन पकड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने जो डेली करंट अफेयर के बनाए हैं ऑनलाइन नोट्स, वो तो बना ही रहे हो कहीं ना कहीं से, है ना। थोड़े बहुत 3-4 न्यूज़ होती हैं डेली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती नहीं है, वही चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। तो इस तरह से आप करंट अफेयर के नोट्स बना सकते हो। फाइनल जो आपका आउटकम आता है, वहाँ पे आपने क्या करना है, आपके जो स्टैटिक पार्ट के नोट्स हैं और जो आपके करंट पार्ट्स के नोट्स हैं, वो आपने यहाँ पे कंबाइन करने हैं। जैसे मान लो आपने एग्रीकल्चर के ऊपर नोट्स बना रखे हैं स्टैटिक पार्ट पे, है ना, एग्रीकल्चर इंडिया का में एग्रीकल्चर का नेचर कैसा है, एग्रीकल्चर का पैटर्न कैसा है, क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, वो स्कीम्स कौन कौन सी हैं, वो आपने सबने बना रखा है, दैट इज अ स्टैटिक पार्ट। करंट में क्या हो रहा है, क्या सरकार ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है, क्या कोई वर्ल्ड बैंक के साथ कोई हमने कोलैबोरेशन किया एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, जो अभी जैसे एग्रीकल्चर जो बिल आए हैं उसके बारे में आप वहां पे लिख सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू कंबाइन योर स्टैटिक पार्ट एंड योर करंट अफेयर पार्ट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एग्जाम से पहले बहुत शानदार तरीके से रिवीजन कर सकते हो। आपको हर वो सोर्स देखने की, बार बार रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस्ट होने चाहिए आपके पास, ठीक है। देख कई बार ना स्टूडेंट थोड़े ना इस तरह के नोट्स बनाते हैं, वो 2 नोट्स बनाते हैं। एक नोट्स जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, और एक नोट्स ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्प होता है।
देखिए ऐसा वो क्यों बनाते हैं, थोड़ा सा कई लोग इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को रेफर करते हैं, इस मेथड को भी थोड़ा सा डिटेल वो इसलिए बनाते हैं, यहाँ पे ना थोड़े से कंसेप्ट वो डालते हैं। जैसे मान लो आपने जो है, मान लो आपने जनवरी में कोई नोट्स बनाए, ठीक है, उन्हीं नोट्स को अगर आप अगले साल जनवरी में अगर रेफर करोगे, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होगा तो आपको वो समझ में भी नहीं आएगा कि नोट्स का मतलब ये मैंने क्यों बनाए थे, ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है ये किसका क्या मतलब है। तो जब भी आप पहली बार नोट्स बनाओ तो वो थोड़े से जो है डिटेल्ड बना सकते हो, थोड़े से डिटेल्ड बना सकते हो, लेकिन जब दूसरी बार बनाओगे तो इट शुड बी वेरी क्रिस्प, ओनली कीवर्ड ड्रिवन, ताकि प्रीलिम से पहले आप इसको पढ़ो, प्रीलिम से पहले आप इसको पढ़ो जो थोड़े से डिटेल्ड नोट्स हैं, इसमें भी ये भी बहुत क्रिस्प होने चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स के बाद जो है आप इन नोट्स को पढ़ोगे जो बहुत ही कीवर्ड ओरिएंटेड है, क्योंकि आपने 5-4 घंटे में ही पूरा सिलेबस करना रहता है, आपके पास एक दिन हार्डली मिलता है आपको, है ना, रिवीजन करने के लिए। तो उसके लिए आपके पास ये नोट्स होने चाहिए आफ्टर प्रीलिम्स जो एक्सट्रीमली क्रिस्प होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो है एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये मेरे नोट्स ही मिल गए थे मुझे, कहीं से एक पार्ट मिल गया था, वैसे तो अभी है नहीं मेरे पास, घर पे हैं, बट स्टिल ठीक है। एक इस तरह से मान लो आपने टॉपिक लिया, मान लो यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर लिया है, कोई भी लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जैसे जैसे एग्रीकल्चर की नेचर क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, रेन फेड है, लो प्रोडक्टिविटी है, सब्सिडेंस एग्रीकल्चर है, बैकवर्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो चीज़ें हो गई यहाँ पे। सीजन्स और क्रॉप्स के बारे में आपने लिख दिया, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, खरीफ क्रॉप, उसका टाइमिंग यहाँ पे आपने लिख दिया और उनके एग्जांपल्स आपने यहाँ पे लिख डाले, ठीक है। बहुत ही क्रिस्प कीवर्ड से आपको पता चल जाता है ना। क्रॉपिंग पैटर्न आपने देख लिया, मोनो क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग है, रोटेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, रो क्रॉपिंग हो गया, रिले क्रॉपिंग हो गया, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में, है ना। आप यहाँ पे जाकर देखिए इश्यूज कौन कौन से, माइग्रेशन वाला इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला इशू है, सुसाइड्स होते हैं, फार्मर सुसाइड वाला इशू है, लोन वेवर, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये चीज़ें हो गई। स्कीम्स के अंदर आपने देख लिया नीति आयोग ने कौन कौन सी स्कीम लेके आया है, इंश्योरेंस में सोइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मोबाइल मंडी एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। ये कुछ जो चीज़ें हैं मार्केटिंग से रिलेटेड जो है, मंडी सिस्टम क्या है, मॉडल एपीएमसी क्या है, एमएसपी वाला क्या इशू है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्टेट वाइज, कौन रेगुलेट करता है ना। एक देख, और उसके बावजूद भी यहाँ पे अभी स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्यूचर में अगर स्कीम आएंगी तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, है ना। कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे मैं 1-2 क्वेश्चन जो है मेंस वाले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल सकता हूँ, है ना, ताकि जिससे मैं इनको रिलेट कर सकूं। तो एक इस तरह से बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में एक पूरे पेज के ऊपर आपका एग्रीकल्चर कवर हो जाना चाहिए, है ना। आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ रखी हैं, अगर आप कीवर्ड देखते हो तो आपके वो पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाता है ना। क्योंकि ये आपको सिर्फ रिवीजन में हेल्प करता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प नहीं करता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। जब भी आप इस चीज को देखोगे तो आपको बस वो चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ ये हुआ था, ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए इंपोर्टेंट ऑफ नोट्स मैंने पहली स्लाइड में भी आपको दिखाया था, यहां पे भी दिखाया था। पहली स्लाइड में जो मैंने इंपोर्टेंट ऑफ नोट्स दिखाया था वो भी बहुत क्रिस्प था। देखिए ये भी क्रिस्प है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आप जब लास्ट वाली स्लाइड को देखोगे ये तो उससे भी ज्यादा क्रिस्प है, ये उसका भी समरी है ना, बिल्कुल। और एक एक वर्ड आप जब पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स, कंसोलिडेशन, कंटेंट अलाइनमेंट, क्विक रिवीजन, बेटर रिकॉलिंग, इजी टू सर्च, इंप्रूव राइटिंग, और भी ज्यादा क्रिस्प है। इसी तरह से आपने नोट्स बनाने हैं। एक जो नोट्स आप बनाओगे वो भी क्रिस्प होंगे, लेकिन जो दूसरे बनाओगे जो आप प्रीलिम्स के बाद में रेफर करोगे वो उनसे भी ज्यादा क्रिस्प होंगे, ओनली कीवर्ड ओरिएंटेड। तो अगर किसी पेज में अगर 100 वर्ड्स हैं तो आपके पास नोट्स में कितने वर्ड होने चाहिए, मान लो 30 वर्ड्स। जो दूसरे आप बनाओगे उसके अंदर ओनली 5 वर्ड्स, 5 to 10 वर्ड्स। ये वाले आप पढ़ोगे प्रीलिम्स से पहले और ये वाले पढ़ोगे प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो एक्स्ट्रा मतलब अल्ट्रा क्रिस्प नोट्स, ठीक है, आप यहां पे पढ़ते हो। तो दैट इज गोइंग टू बी यूर स्ट्रेटेजी। अब वो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप एडवांस्ड हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप इंडिविजुअल जो है जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो सबके साथ कॉमन होती हैं। और यार कभी ना टॉपर्स के नोट्स के पीछे तो मत ही भागो कि मार्केट में जा रहे हो, अरे वो उन्होंने अपने हिसाब से बना रखे थे, उन्होंने आपके लिए नहीं लिखा है, वो उन्होंने खुद के लिए लिखा हुआ है। आप जब खुद के नोट्स बनाओगे, कल को जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तब आप दूसरों को नोट्स दे देना, क्योंकि वो जब उन्होंने नोट्स बनाए थे तो वो भी आपकी तरह स्टूडेंट थे,
है ना। उनको थोड़ी पता था मैं टॉपर बन जाऊंगी और ये नोट्स दुनिया में जो है डिमांड होगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप भी खुद अपने नोट्स बनाओ, अपने तरीके से बनाओ, ताकि कल जब आपका सिलेक्शन हो तो वो उन्हीं नोट्स से हो। तो किसी और की जो दूसरे की स्ट्रेटेजी है उसको, जैसे गांधी का लाइफस्टाइल फॉलो करने से कोई गांधी नहीं बनेगा, वो गांधी एक था। ठीक है, तो इसीलिए आप सब लोग अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, आपकी वीकनेस और जो स्ट्रेंथ है उनके ऊपर फोकस करो, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जाइए। आपने कौन सा अटेम्प्ट लिखना है, 2021 वाला लिखना है, 2022 वाला लिखना है, आप उसके उसके हिसाब से नोट्स बनाइए। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप प्रीलिम्स फोकस्ड हो या भी मेंस फोकस्ड हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत वेरी करती हैं। लेकिन लास्ट में जो समरी है वो यही निकलती है कि नोट्स बनाओ, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कूल कॉलेज में हो नोट्स ने हमें हेल्प किया था, यहाँ पे भी नोट्स हेल्प करते हैं। क्रिस्प नोट्स बनाओ, बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाओ, बुक्स को एकदम रिप्रोड्यूस मत करो, पहले उस बुक्स वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, फिर नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार पढ़ते हो तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें आप नोट्स मेकिंग में कर सकते हो। उसके अलावा स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नोट्स कैसे बनाते हैं, मान लो पॉलिटी के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, ज्योग्राफी के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके लिए हम फ्यूचर में एक अलग से लेके आ सकते हैं, एक सब्जेक्ट ड्रिवन नोट्स मेकिंग वाली टेक्निक। ठीक है, उसमें आपको हम लोग कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यही कुछ चीज़ें हैं। अपने टाइम को मैनेज कीजिए, टॉपिक्स को पढ़िए, क्रिस्प नोट्स बनाओ, शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, उसमें थोड़ा डायग्राम का यूज करो, फ्लो चार्ट्स का यूज करो, कुछ कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी है, सिंबल्स वगैरह का यूज करो। और A4 शीट्स में ब्लैंक पेज पे आप बनाइए, रजिस्टर के अंदर नोट्स मत बनाइए, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप डिजिटली सेवी हो तो आप डिजिटल नोट्स करंट अफेयर पे भी बना सकते हो, क्योंकि उसको सर्च करना, उसको ना वो फाइंड आउट करना वो थोड़ा सा ईजी होता है एज कम्पेयर टू योर ऑफलाइन एंड योर हार्ड नोट्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। कुछ अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, कुछ दिक्कत है मैं आपके डेफिनेटली कमेंट्स पढ़ता हूँ, वहाँ जाके मैं आपका रिप्लाई भी करूँगा अगर लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है जेन्युइन है, इसको सोल्व किया जाना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।